हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे थे, जिसका अध्याय था 5वां, जिसका नाम क्या था, यात्रियों के नजरिए। ठीक है, और इसमें मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था, अलबरूनी वगैरह के बारे में बताया था, यात्री कौन होते हैं, उनके नजरिए क्या थे, कौन कौन से यात्री आए थे भारत में और उन्होंने समाज के बारे में क्या देखा और क्या लिखा उन्होंने देखकर। तो इस पर हमने चर्चा की थी, वो पार्ट 1 में था आपके, जो मैंने बताया था। ठीक है, जो ये है पार्ट 2। इस पे आज हम चर्चा करेंगे, इस पे टॉपिक देख के दिखाऊंगा मैं इस पे कि कौन कौन से हमने लिखे हैं टॉपिक। इस पे थोड़ा बात करेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बनकर आते हैं। तो वेलकम टू वन एजुकेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक है, उसका नाम थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है। जाति व्यवस्था के संबंध में अलबरूनी की व्याख्या पर चर्चा करो। ठीक है, कि अलबरूनी ने क्या बोला, इस पर क्या बोला, जाति व्यवस्था के बारे में अलबरूनी ने क्या बताया। जो जब वो भारत में आया अलबरूनी, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 11वीं शताब्दी में अलबरूनी भारत में आया था और उसने भारत के समाज को देखकर क्या बताया और उसकी जाति व्यवस्था की तुलना वो करेगा। वो जहां से वो आया था फारस के समाज से उसकी तुलना करेगा वो। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे अभी। फिर उसके बाद अलबरूनी को पढ़ने के बाद जो दूसरे यात्री थे महत्वपूर्ण इस चैप्टर में आपके, उनका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे कि इब्न बतूता कौन थे और वे कहां से आए थे। ठीक है, और उनकी कौन सी पुस्तक थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। उनकी पुस्तक का नाम कौन सा था वो भी जानेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपसे 1 नंबर में या 3 नंबर में, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। और आउटसाइड नॉइज वगैरह आती रहेगी हल्की हल्की, आप उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, अवॉइड करना, क्योंकि घर में शूट कर रहे हैं तो हल्की हल्की आवाज रही जाती है। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं होना चाहिए ना। और तीसरा जो टॉपिक है वो देखेंगे, डाक व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था के बारे में क्या बताया, कि जब वो भारत आया तो उसे डाक व्यवस्था को देखकर उसे कैसा लगा, भारत की डाक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो इब्न बतूता पे चर्चा करेंगे, इसने डाक व्यवस्था के बारे में लिखा है। इस पर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अगला, दास व्यवस्था के बारे में बतूता के विचार। बतूता माने इब्न बतूता के दास व्यवस्था पर क्या विचार थे, दास व्यवस्था के बारे में क्या बोला उसने। ठीक है, तो उस पर भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं कि जाति व्यवस्था के संबंध में अलबरूनी की व्याख्या पर चर्चा करो। ठीक है, 1 मिनट का इंटरप्शन चाहूंगा मैं थोड़ा। ठीक है, अलबरूनी की व्याख्या पर चर्चा करो। ठीक है, फोन में थोड़ा सा स्विच ऑफ करना भूल गया था। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं, तो इसको देखेंगे जब तक। और दूसरा पॉइंट है जो इब्न बतूता कहां से आया, उसकी पुस्तक वगैरह क्या थी, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो देखते हैं अपने टॉपिक पर कि जाति व्यवस्था के बारे में अलबरूनी ने क्या बताया था, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा अलबरूनी ने अन्य समुदायों के प्रतिरूपों से जाति व्यवस्था को समझना और उसकी व्याख्या करी। यानी कि अलबरूनी जब आया भारत में तो उसने भारत के विभिन्न समुदायों को देखा और उसके प्रतिरूपों से, उसके रूप देखकर उसने जाति व्यवस्था को समझा यहां पर और उसकी व्याख्या करी। ठीक है, भारत में उसने वर्ण व्यवस्था को देखा, यहां पर 4 वर्णों में भारत का समाज विभाजित है, और उस वर्ण व्यवस्था को, और उसके बाद हमने देखा कि जातियां भी यहां पर बहुत सारी विभाजित हो चुकी थी उस समय, और उस जाति का जो विभाजन हो चुका था उसने उसके जो प्रतिरूप था उसकी तुलना उसने करी प्राचीन समाज में। सामाजिक वर्ग थे उसके प्राचीन समाज में। कौन सा प्राचीन समाज की बात कर रहा है वो, फारस के। किसके समाज की बात कर रहा है, फारस, क्योंकि फारस के समाज को वो जानता था। तो उसने फारस के समाज में भी वर्ग विभाजन देखा, उसने सामाजिक वर्ग बन गए थे। सामाजिक वर्ग का मतलब है कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, तो उसमें भी सामाजिक वर्ग बन गए थे। जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, 4 वर्ण व्यवस्था थी ना, 4 वर्ण थे जो पिछले अध्याय में मैंने आपको समझाया था चैप्टर 3 में। तो उसी प्रकार फारस में भी उसने सामाजिक वर्ग देखे थे। तो भारत की जाति व्यवस्था की तुलना उसने प्राचीन समाज में, जो फारस था, फारस का जो प्राचीन समाज था उसके सामाजिक वर्गों से उसने उसकी तुलना करी थी। तो क्या तुलना करी थी उसने, देखते हैं। तो सबसे नंबर 1, उसके जो फारस में जो प्राचीन समाज में जो वर्ग थे वो कौन कौन से थे। सबसे नंबर 1 वर्ग था ये वाला, घुड़सवार और शासक वर्ग। ठीक है, घुड़सवार और शासक वर्ग था नंबर 1 वर्ग। और दूसरा वर्ग था भिक्षु और अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक। भिक्षु माने जो संत वगैरह होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, है ना वो। और अनुष्ठानिक, पुरोहित माने जो अनुष्ठान कराते हैं, बड़े बड़े यज्ञ वगैरह हो गए, है ना कोई, तो उससे संबंधित होते हैं जो लोग, पुरोहित। और चिकित्सक था दूसरा वर्ग। और तीसरा वर्ग था उनका खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक वर्ग था।
ठीक है, वैज्ञानिक हो गए, जो खगोल शास्त्री हो गए, ये था तीसरा वर्ग। और चौथा वर्ग हो गया कृषक और शिल्पकार का। तो ये जो 4 वर्ग थे सामाजिक वर्ग, ये फारस में थे, ठीक है, फारस, पर्शिया। तो उसकी तुलना उसने भारत से करी जाति व्यवस्था से। जब उसने भारत की जाति व्यवस्था को देखा, वर्ण व्यवस्था को देखा, तो उसने उसकी तुलना प्राचीन फारस से करी, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं अगर जाते हैं किसी नए राज्य में या किसी नई देश में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई सी चीज हमें वहां पे सिमिलर दिखती है तो हम उसकी तुलना अपने देश से करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार तो उसने भी ये तुलना करी। जब उसने भारत के समाज में जाति व्यवस्था को देखा, तो उसने अपने समाज, प्राचीन जो फारस का समाज था, उससे उसकी तुलना करी सामाजिक वर्ग से। तो ये हमने देखा था, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे जिसमें मैंने आपको बताया। आगे वो क्या बोलता है अलबरूनी, आगे बोलता है कि जाति व्यवस्था जो थी, ब्राह्मणवादी व्याख्या नहीं मानी उसने। जो जाति व्यवस्था के बारे में जो ब्राह्मणवादी जो व्याख्या है, जो ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था के बारे में जो बात कह रखी है, उसको उसने माना, ठीक है। लेकिन उसने अपवित्रता को नहीं माना। अपवित्रता का मतलब यहां पर क्या है, अपवित्रता का मतलब है कि ऐसी ऐसी बातें हो रही थी उस समय में कि किसी निचली जाति के व्यक्ति ने किसी उच्च जाति के व्यक्ति को छू लिया, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, किसी उच्च जाति के व्यक्ति ने अगर निचली जाति के व्यक्ति को छू लिया तो वो अपवित्र हो जाएगा। कौन अपवित्र हो जाएगा, उच्च जाति वाला व्यक्ति। तो अल-बिरूनी ने ऐसी कोई बात नहीं मानी। उसका मानना था कि अपवित्रता वाली बात कुछ होती नहीं है, कोई किसी के छूने से अपवित्र नहीं होता, ये सब सही बात नहीं लगी उसे, ठीक है। और उसने कहा चलो माना, अगर कोई व्यक्ति अपवित्र हो भी जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, कुछ भी अपवित्र वस्तु हो जाती है, तो वो मूल स्थान प्राप्त करती है, वो अपना मूल स्थान वापस प्राप्त करने की कोशिश करती है। अगर वो पवित्र भी हो गई तो दोबारा वो पवित्र होने का प्रयास करती है, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, कुछ भी हो। जैसे उसने समुद्र का एग्जांपल दिया, जैसे कि समुद्र जो होता है, समुद्र में नमक होता है, तो गंदा पानी होने से बचाता है समुद्र को, तो समुद्र का एग्जांपल देता है वो। उसी प्रकार वो बताता है कि अपवित्रता नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। कोई किसी के छूने मात्र से कोई अपवित्र नहीं हो जाता, ठीक है। और अगर कोई वस्तु अपवित्र हो भी जाती है तो वो दोबारा अपना मूल स्थान प्राप्त करने की कोशिश करती है। मूल स्थान क्या है, जो उसका जो पवित्र थी, वो ये वाली इसने बात करी है। और समुद्र का इसने एग्जांपल दिया है कि समुद्र में जो नमक होता है वो पानी को गंदा होने से बचाता है, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, अंत में आप कह सकते हैं कि अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था की जो ब्राह्मणवादी व्याख्या थी उसको तो माना, जो ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था के बारे में बातें बताई वो तो मानी उसने, लेकिन उसने अपवित्रता की जो बात है वो सिरे से नकार दी, वो उसने नहीं मानी, ठीक है। और उसने बोला कि अपवित्र वस्तु कोई भी हो जाती है, वो अपना मूल स्थान प्राप्त करने का दोबारा प्रयास करती है। जैसे उसने समुद्र का एग्जांपल दिया, नमक और गंदे पानी का, ठीक है। तो याद रखना इस बारे में। तो ये अल-बिरूनी के विचार थे। जाति व्यवस्था के बारे में आ सकता है 3 नंबर का लिखने को, तो इसे लिख देना, ठीक है। जाति व्यवस्था के बारे में, भारत के बारे में थोड़ा बता देना, ठीक है। वर्ण व्यवस्था समझा देना इसमें थोड़ी सी भारत में, और प्राचीन फारस से के समाज से उसने तुलना करी है भारत की जाति व्यवस्था की, तो उसकी तुलना आप कर देना, ठीक है। तो ध्यान रखना। 4 वर्ण मैंने इसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो वर्ण वाला जो बात थी मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाई थी, चैप्टर 3 जो था आई थिंक, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था, तो बार बार उसकी बात करना सही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखना, इब्न बतूता कौन था और कहां से आया था, पुस्तक का नाम क्या था उसकी, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। तो इब्न बतूता जो था एक यात्री था, ठीक है, यात्री था ये भी, जैसे अल-बिरूनी यात्री था। अल-बिरूनी की जो रुचि थी, जो उसकी जिज्ञासा थी, भारतीय ग्रंथों को एकत्रित करने की थी, भारतीय ग्रंथों को भी इकट्ठा करना चाहता था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्यों करना चाहता था भारतीय ग्रंथों को इकट्ठा, क्योंकि उसका मानना था कि भारतीय जो ग्रंथ हैं वो ज्ञान के स्रोत हैं बड़े, जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक है, पतंजलि का योग शास्त्र हो गया, तो ये क्या है, ये ज्ञान के स्रोत हैं, और जो इनके पीछे जो ज्ञान छुपा है वो उसको निकालना चाह रहा था। कौन, अल-बिरूनी, ठीक है। और अल-बिरूनी उस ज्ञान को समझना चाह रहा था और उसका वो अनुवाद करता है अरबी भाषा में, उस ज्ञान को वो अरब तक ले जाता है, अरब देशों तक पहुंचा देता है उस ज्ञान को। तो ये काम था अल-बिरूनी का। जबकि इब्न बतूता जो था वो एक यात्री था, ठीक है, जो मोरक्को से आया था। कहां से आया था, मोरक्को से आया था। मोरक्को जो है उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। मैप देखेंगे जब आप, अफ्रीका कंटिनेंट देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे, तो आपको उत्तर अफ्रीका में मोरक्को देखने को मिलेगा, ठीक है। और 14वीं शताब्दी में आया था ये। यहां से क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का कि इब्न बतूता कहां से आया था, मोरक्को से। मोरक्को कहां पड़ता है, उत्तर अफ्रीका में, और कौन सी शताब्दी में आया था, 14वीं में। और रिहला, रिहला उसकी पुस्तक का नाम था, ठीक है। पूछ लेगा इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम था रिहला, ठीक है। तो याद रखना रिहला, और जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये भी पूछ लेगा किस भाषा में लिखी थी। 1 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ये एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना पिछले 3-4 सालों के, तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाते हैं, ठीक है।
और स्थल मार्ग से मध्य एशिया के रास्ते आया था। वो मध्य एशिया से होता हुआ आया था। मध्य एशिया वाला कौन सा रास्ता है हमारा, अफगानिस्तान वगैरह होके वो यहां पर आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। आगे देखते हैं, 1333 में सिंध पहुंचा वो, जो सिंध है आज का, जो पाकिस्तान में पड़ता है जगह, 1333 में सिंध पहुंचा वो। फिर उसके बाद दिल्ली आया वो। कौन आया, इब्न बतूता दिल्ली आया, और दिल्ली में वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिला, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, जिनका वो हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमबीटी, क्या कहते हैं, एमबीटी, क्योंकि नाम बहुत लंबा चौड़ा है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, तो एमबीटी। तो जो एमबीटी थे इनसे मिला वो। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था 1333 में, वो मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसके नाम पे तुगलकाबाद जो ये जगह है ये पूरी बसाई गई है। तुगलकाबाद का किला वगैरह है जो, ठीक है, दिल्ली से जो देख रहे होंगे वीडियो को वो जान रहे होंगे इस बात को जो मैं बता रहा हूं, और बाकी पुस्तकों को मैं अपने साथ पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये एमबीटी के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो याद रखना इब्न बतूता कौन था, कहां से आया, पुस्तक का नाम क्या था, यात्री था, मोरक्को से आया, उत्तर अफ्रीका में 14वीं शताब्दी में रियाला लिखी अरबी भाषा में, स्थल मार्ग से मध्य एशिया के रास्ते आया, 1333 में सिंध और दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इसके बारे में एक खासियत थी इब्न बतूता की, याद रखना। ठीक है, क्या खासियत थी इसकी, ये हटीला यात्री था, याद रखना, जिद्दी यात्री था, हटीला यात्री था। कहने का मतलब है इसके, जब आप, मैं पैसेज पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लासेस में, ब्लू बॉक्सेज हैं जो, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब इसने मोरक्को से चलना शुरू किया था तो इसकी यात्रा आसान नहीं थी। समय देख लो ना कौन सा है, 1333 का इसका जो समय है वो आसान नहीं था इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये देख लिया हमने। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में फटाफट देखते हैं जल्दी से, डाक व्यवस्था पर बतूता के विचार। तो ये भी एग्जाम में आता है, आपसे पूछा जाता है कि जो डाक व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता के क्या विचार थे वो देख लेते हैं। तो डाक व्यवस्था पर इब्न बतूता के जो विचार थे वो निम्नलिखित थे। ठीक है, क्या थे वो देख लेते हैं। ये डाक व्यवस्था के बारे में बताता है, किसकी डाक व्यवस्था, जो भारत में उस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, फिर से अगेन, इसने एक डाक व्यवस्था का पूरा एक तंत्र तैयार कर रखा था। डाक व्यवस्था माने कि सूचनाएं जल्दी से पहुंचे, सूचनाओं को जो पहुंचाना है जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि उस समय तो कोई इंटरनेट, फेसबुक तो है नहीं कोई, है ना, व्हाट्सएप है नहीं कोई, ट्विटर है नहीं, है ना, इंस्टाग्राम है नहीं, तो सूचनाएं पहुंचा सके अपनी, कोई अखबार वखबार तो है नहीं, चिट्ठी बिट्टी का तो है नहीं कोई कॉन्सेप्ट। तो इसने डाक व्यवस्था एक तंत्र पूरा तैयार किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इस डाक व्यवस्था को उसने देखा था इब्न बतूता ने कि ये डाक व्यवस्था किस प्रकार कार्य कर रही है और इससे कितने फायदे मिल रहे हैं, उसके बारे में बताता है वो। तो देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट बताता है वो। ये एग्जाम में आता है 3 नंबर का, ध्यान रखना, ये सारे जो भी क्वेश्चन लिखे हैं वो बनते हैं क्वेश्चन 3-3 नंबर के, तो ध्यान रखना। तो डाक व्यवस्था पर विचार क्या आते हैं, पहला पॉइंट, तो डाक व्यवस्था पर बतूता के विचार निम्नलिखित थे, ऐसे लिखना है आपको। और पहला पॉइंट कौन सा है कि सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए थे। व्यापारिक मार्ग मतलब ऐसा मार्ग जहां पे व्यापार होता है, व्यापारी जो है अपना व्यापार का सामान ले जाते हैं और अपना व्यापार के प्रयोजन से वो उसका प्रयोग करते हैं, ये हुआ। और वहां पे सराय बनाई थी। सराय माने क्या होता है, जैसे आज की डेट में मैं बात करूं, वैसा तो नहीं होता बिल्कुल ही हुबहू, लेकिन वैसा आप समझ सकते हैं। समझने के लिए ये होटल वगैरह हो गए ना, जहां रुकने के लिए विश्राम गृह वगैरह हो गए, होटल्स हो गए, तो उसी प्रकार जगह जगह में सराय बनाए गए थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यात्रा करेगा तो वो रुकेगा भी तो सही, रुकने के लिए जगह तो चाहिए उसे। तो व्यापारिक मार्गों पर सराय वगैरह हो गई और विश्राम गृह स्थापित किए। विश्राम माने कि रुकने के लिए, आराम वगैरह कर ले व्यक्ति, तो विश्राम गृह बनाए जगह जगह उसने। और दूसरा व्यापारियों के लिए लंबी दूरी तक सूचना और अल्प सूचना पर माल भेजना संभव हो गया। और व्यापारी जो थे लंबी दूरी तक सूचना वगैरह भेजते थे, अपना माल वगैरह है वो भेजते थे, जिससे कि उनका माल भेजना आसान हो गया और लंबी दूरी तक सूचना आराम से भेजी जाने लग गई। अब कम समय लगने लग गया सूचना भेजने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। तीसरा पॉइंट, सिंध दिल्ली में पहले 50 दिन लगा करते थे। सिंध से दिल्ली में अगर कोई सूचना पहुंचानी है तो पहले 50 दिन लगा करते थे, लेकिन गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक 5 दिनों में डाक द्वारा पहुंच जाती थी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। यानी कि सिंध से दिल्ली में अगर कोई खबर पहुंचानी है, कोई सूचना पहुंचानी है तो 50 दिन लग रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति आएगा, व्यक्ति आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, 50 दिन लग रहे हैं, लंबा समय लग रहा है। लेकिन डाक व्यवस्था की कार्यकुशलता इस बात में थी कि गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक 5 दिनों में डाक व्यवस्था द्वारा पहुंच जाती थी, डाक द्वारा। ऐसा तंत्र बना रखा था उन लोगों ने डाक का, 5 दिनों तक पहुंच रही हैं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक। गुप्तचर कौन होते हैं? गुप्तचर का माने होता है जासूस। गुप्तचर का माने क्या होता है? जासूस। गुप्तचर माने होता है जासूस, ध्यान रखना, ठीक है। जासूस को कहते हैं गुप्तचर, क्योंकि सुल्तान वगैरह हैं गुप्तचर रखा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो अमीर लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं, तो उन पर निगरानी रखने के लिए हर सुल्तान किया करता था ये काम। तो ये बता रहा डाक व्यवस्था के बारे में, तो पढ़ लेना इसे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो समय कम हो गया। डाक व्यवस्था की कार्यकुशलता और उसके फायदे ये थे कि जो समय पहले ज्यादा लग रहा था वो समय कम लगने लग गया। 5 दिन हो गया, देखो 50 दिन से घटकर 5 दिन हो गया वो, समझ रहे हो। तो ये डाक व्यवस्था थी, ये तंत्र बना रखा था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और किसी भी राजा के लिए, किसी भी सुल्तान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो सूचना है उसे मिलती रहे कि उसके राज्य में चल क्या रहा है, और सूचनाएं सही मिले उसे, सूचनाएं कोई गलत ना मिले, अफवाह ना मिल जाए उसे, और जल्द से जल्द सूचना उसे प्राप्त हो। इसलिए गुप्तचर वगैरह अपने रखते थे, जासूसों को रखते थे वो तैनात करके, ताकि जो भी साजिश कर रहा है, कोई भी षड्यंत्र कर रहा है राज्य को अस्थिर करने की, उसको पकड़ा जा सके। समझे? ठीक है, ध्यान रखना इस बारे में। अगला पॉइंट, डाक व्यवस्था पर बतूता के विचार। तो डाक व्यवस्था तो हो गई, दास व्यवस्था पर बतूता के विचार। तो दास व्यवस्था पर इब्न बतूता के विचार निम्नलिखित हैं, तो देख लेते हैं इसे भी फटाफट। पहला, तो इसको आप क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करेंगे कि दास व्यवस्था पर इब्न बतूता के विचार निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट कि ये दूसरा पॉइंट था, ठीक है। मैंने पॉइंट जो है ऐसे ऐसे भी लिख रखे हैं कोई, ठीक है, इस तरह भी लिख रखे हैं पॉइंट मैंने, तो आपको इस तरह लिखने हैं सारे पॉइंट, वर्टिकल ऑर्डर में लिखने हैं ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि जगह कमी होने के कारण मैं पॉइंट जो है ऐसे लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल में, तो ध्यान रखना, ठीक है। पहला पॉइंट, वह सिंध पहुंचा तो दिल्ली के सुल्तान के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। कौन सिंध पहुंचा? जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने दिल्ली के एमबीटी के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कुछ घोड़े खरीदे, ऊंट खरीदे, दास खरीदे। दास याद रखना, दास का मतलब है व्यक्ति खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। उस समय दासों की मंडी वगैरह लग रही है, उस समय व्यक्ति को दास बना के रखा जा रहा है। दास का मतलब है कि व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है, जैसे दूसरे पशु वगैरह होते हैं, उसकी स्थिति वही है बिल्कुल, तो याद रखना दास में। और उस समय चल रही है दास व्यवस्था भारत में, जो कि बहुत खराब चीज है, अच्छी बात तो है नहीं दास व्यवस्था, है ना। दूसरा, तुगलक ने नसीरुद्दीन, मैं थोड़ा फ्रेम से हट जाता हूं ताकि आप देख लेना। तुगलक ने नसीरुद्दीन धर्म उपदेशक को 1 लाख टके और 200 दास दिए। तो यहां पे बता रहा है कि जो तुगलक था उसने नसीरुद्दीन, जो एक धर्म उपदेशक थे नसीरुद्दीन, तो उसको क्या करा है उसने, तुगलक ने 1 लाख टके दिए। टके माने उस समय की करेंसी है, ये मुद्रा है, और 200 दास दिए। दास पे फोकस करना है आपको। 200 दास देने का मतलब है कि उस समय दास व्यवस्था अच्छे से चल रही है, दास खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी जो मर्जी हो रही है वो कर रहा है दासों के साथ, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। तीसरा, मुल्तान के गवर्नर को किसमिस, दास, घोड़े दिए। जब इब्न बतूता मुल्तान के गवर्नर से मिला तो उसने गवर्नर को उपहार स्वरूप किसमिस दिए, दास दिए, घोड़े दिए। ये एक फैशन होता था, जैसे घर पे कोई आता है, मेहमान वगैरह कुछ लेकर आता है, सामान वामान आता है ना, कोई फल फ्रूट ले आया, कोई मिठाई का डब्बा ले आया वगैरह, तो उस समय भी ये एक उनका ट्रेंड था कि कोई भी किसी से मिलता है तो किसमिस दे रहा है, किसी को घोड़े दे रहा है और दास दे रहा है, ठीक है, तो इस बारे में ध्यान रखना। और चौथा पॉइंट है कि दासों का क्या प्रयोग होता था। दासों का जो प्रयोग होता था वो पालकी उठाने में होता था और घरेलू श्रम के लिए होता था, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। पालकी उठाने में और घरेलू श्रम में होता था, ठीक है, तो दासों का प्रयोग होता था पालकी उठाने में, घरेलू श्रम में, इनमें प्रयोग किया जाता था। आउटसाइड नॉइज हल्की आती रही, उसे मैनेज करना कि आसपास थोड़े कुत्ते उत्ते भी हैं ना, वो भौंकते रहते हैं, जानवर है थोड़ा, तो उनका कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसान को तो रोक सकते हैं पर कुत्ते को कैसे रोकेंगे भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। दास जो है पालकी उठाना, घरेलू दासों में प्रयोग होता था दासों का, कि उनसे घर के काम कराए जा रहे हैं, पालकी उठवाई जा रही है, राजा कहीं जा रहे हैं, सुल्तान कहीं जा रहे हैं, अगर घूमने फिर रहे हैं तो उनकी पालकी उठा के ले जा रहे हैं, वो ये सब काम करते थे वो, ठीक है। और दासों द्वारा मुखबरी करने के लिए होता था, ठीक है, मुखबरी वगैरह करवाते थे दासों से। मुखबरी माने होता जासूसी, ठीक है। सुल्तान को हमेशा डर लगा रहता था कि जो अमीर है उसके राज्य में वो कहीं ना कहीं उसकी जो सत्ता है उससे उसे बेदखल ना कर दें, उसका तख्ता पलट ना कर दें, तो इसलिए वो मुखबरी करवाता था, जासूस सी करवाता था उनके ऊपर कि आप देखते रहो इन्हें कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, अमीर यहाँ के मुझे हटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, तो इसलिए वो क्या करता था, दासों को वो तैनात रखता था। मुखबरी उर्दू शब्द है, इसका मतलब है जासूसी करना, ठीक है, ध्यान रखना। और छठा पॉइंट, ये हो सकता है शायद आपको स्क्रीन में ना दिख रहा हो, नीचे हो गई है थोड़ा, फिर मैं पढ़ के बता देता हूं। जो छठा पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है कि अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियां वगैरह नियुक्त की गई थी, ठीक है, दासियां वगैरह भी रखी गई थी। किस पर नियुक्त करने के लिए? अमीरों पर नियुक्त करने के लिए, ताकि वो अमीरों के साथ रहें और अमीरों के जो राज वगैरह है वो उनका पर्दाफाश कर लें, उनको जान जाए सीक्रेट्स कि अमीर क्या चाहते हैं और क्या सुल्तान को हटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर साजिश तो नहीं रच रहे, षड्यंत्र तो नहीं रच रहे, ठीक है, कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, बड़ा है सत्ता तो नहीं हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चला सुल्तान को हटा दिया, सुल्तान को पता ही नहीं है, तो इसलिए सुल्तान पूरी व्यवस्था करके रखता था कि जो भी उसके प्रिय हैं, जो भी अमीर वगैरह हैं, जो भी राज्य में जो प्रभुत्वशाली वर्ग है उस पर नियंत्रण रखे, वो उसकी सूचनाएं उसे मिलती रहें ताकि कोई उसको सत्ता से बेदखल ना कर सके। तो यह ध्यान रखना, ठीक है आप। तो ये हो गया पूरा आपका टॉपिक। तो
क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार 2 मिनट में ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 था यात्रियों के नजरिए इतिहास, मैंने पढ़ा रहा था। पहला टॉपिक था जाति व्यवस्था के संबंध में अल-बरूनी की व्याख्या पर चर्चा करो। तो अल-बरूनी ने अन्य समुदायों के प्रतिरूपों से जाति व्यवस्था को समझा और उसकी व्याख्या करी। जैसे भारत की जो जाति व्यवस्था है उसकी तुलना उसने प्राचीन समाज है जो फारस का,